तो मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज आपको मैं लिए चलता हूं दिव्य ज्योति निवास। दिव्य ज्योति निवास एक ऐसी संस्था, एक ऐसा आश्रम है जहां नेत्रहीन बच्चों का न केवल लालन पालन किया जाता है वरना बल्कि उनको पढ़ाया भी जाता है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है और उनको सब चीज़ ये फ्री में मुहैया कराई जाती है बिना किसी सरकारी एड के। मैं आपकी बिल्डिंग को दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी को ज़रा दिखाएं। ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, मंगोलपुर खुर्द चौक पर ये बनी है, रोहिणी सेक्टर 1 के पास, और ये इसका नाम दिव्य ज्योति निवास है। मैं दिखाऊंगा, ये दिव्य ज्योति निवास नेत्रहीन बच्चों का आश्रम। इसके संचालक हैं नॉर्थएक्स ब्लाइंड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है, और इसमें बहुत सारे ट्रस्टीज़ हैं, बहुत सारे इसमें पैटर्न हैं, बहुत सब मेंबर हैं। मैं आज कुछ लोगों से आपकी बात कराऊंगा, स्पेशली यहाँ के जो अभी महामंत्री और अध्यक्ष हैं, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। उनको मैं कुछ सवालात करूंगा इसके ट्रस्ट के बारे में और इस आश्रम के बारे में जानेंगे। और ये इसका यहाँ एंट्रेंस का हॉल है, इसमें सभी ट्रस्टीज़ और दानदाताओं के इनमें नाम लिखे हैं। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का एक बोर्ड लगा है, दिव्य ज्योति निवास नेत्रहीन बच्चों का आश्रम, और इसमें तमाम जो इसके संस्थापक, चेयरमैन, मुख्य प्रेरक और चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड के अलावा जो अध्यक्ष हैं साधुराम गोयल जी, नरेश कुमार बंसल जी महामंत्री हैं, प्रेम मित्तल जी कोषाध्यक्ष हैं, इन सभी के। और मैं आपको आपकी सूचना के लिए बता दूं, मैं भी राकेश शर्मा इसमें एक सेक्रेटरी के पद पर मुझे लिया गया हुआ है बहुत दिन से, और मैं अब चलता हूं। ये हमारा इनका कार्यकारिणी का ऑफिस है, ये ऑफिशियल एक इसका रूम, ऑफिस रूम है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं प्रेम मित्तल जी हैं, और नरेश बंसल जी महामंत्री हैं इसी संस्था के, और उधर जो बैठे हैं वो साधुराम गोयल जी हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं, और इधर विजय गोयल जी हैं, विजय अग्रवाल जी, ये भी इस संस्था के कार्यकारिणी सदस्य हैं। और आप सर? मदन लाल मित्तल, आप भी कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो मैं आज इन सब से आपकी बातचीत कराऊंगा इस माध्यम से, और जानूंगा कि ये संस्था क्या कर रही है और किस तरह से इसकी कार्रवाई चलती है, किस तरह से इसके आगामी कार्यक्रम हैं। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है योर माइंड ओपनर में। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं कि आप इतनी एक महत्वपूर्ण संस्था को इतनी बखूबी चला रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ बता दें कि इसकी संस्थापना कब हुई और इसमें कितने लोग इसमें शुरू में जुड़े थे और आज कितने हो गए, बस इतना पूछना। इसकी स्थापना के बारे में तो मैं 2002 में हुई थी इसकी स्थापना। 2002 में इसकी स्थापना बुद्ध विहार में हुई थी, और वहाँ से ये आश्रम आया है। वो किराए की जगह थी, ये अपना आश्रम की जगह हो गई है। इसमें चार मंजिली बिल्डिंग बन गई है, और अभी पिछले साल ही ये 5 कमरे और बन गए हैं, जिनमें इन बच्चों की क्षमता पहले से ज़्यादा हो गई है। अभी कितने यहाँ स्टूडेंट्स रहे? अब स्टूडेंट यहाँ पर 83 हैं। जिस टाइम आज से 3-4 साल पहले हमने चार्ज लिया था, उस टाइम सिर्फ 40 बच्चे थे। एक टाइम ऐसा भी था 100 के करीब भी थे, बीच में रहे, फिर चले गए कोविड से पहले। नहीं, कभी नहीं हुआ हमारे यहाँ। ये कमरे बनने के बाद में हमारा ज़रूर आइडिया था 110 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन कोविड के कारण ऐसा नहीं हो सका। तो मैं नरेश बंसल जी से कुछ पूछ रहा हूँ। नरेश जी, आपने कब से कब यहाँ महामंत्री का पद संभाला है, कितने दिन हो गए? मैंने महामंत्री का पद 2018 में संभाला था, मई 2018। उससे पहले मैं कार्यकारिणी के रूप में शुरू से ही संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और काम कर रहे हैं। पिछले 2018 से अभी तक हमने इस भवन में करीब 45 लाख रुपए इसके विस्तार कार्य को पूरा करने के लिए लगाए हैं। जब हमने ये इसका चार्ज लिया था तब 46 बच्चे थे, आज बढ़ के 83 बच्चे हुए हैं। भगवान की असीम कृपा, कार्यकारिणी का साथ और अध्यक्ष श्री साधुराम जी गोयल की अध्यक्षता की अगुवाई में
मतलब हमारे भगवान की कृपा से एक भी कोरोना काल में कोई इंसिडेंट हमारे साथ नहीं आया। उल्टा कोरोना काल में हमने आश्रम की तरफ से बहुत ही सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। आश्रम की तरफ से हमने फ्री ऑक्सीजन का दिया, सुविधा दी, और अनाज बांटा गया और भंडारे लगाए गए ताकि जो कोई भी गरीब भूखा पेट ना रहे। बच्चों का बहुत ध्यान रखा गया, कोई भी कोरोना का शिकार नहीं हुआ। नरेश जी, आप बताएं, आप बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराते हैं? हमारे यहाँ बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहले मैं कहूँ तो इनको रहने का समुचित स्थान और वॉशिंग जोन है पूरा हमारे पास, टॉयलेट एंड वॉशिंग जोन है। उसके बाद इनको पूरा कपड़ा दिया जाता है जो इनको ज़रूरत हो। खाने का 4-5 टाइम की व्यवस्था इनके द्वारा समुचित करी जाती है और अति उत्तम स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। और इसके साथ साथ हम इनको कोचिंग भी कराते हैं। हम खाना यहीं बनता है? यहीं हमारी बहुत बढ़िया किचन है, डिसेंट किचन है हमारी, इतनी बढ़िया। सारा रॉ मटेरियल हम मंगाते हैं और हमारे कुक बनाते हैं। बाहर का पका हुआ खाना हमारे यहाँ परोसा नहीं जाता। हमारे यहाँ का अपना स्टाफ उस खाने को बनाएगा और उसी को हम खिलाएंगे। तो ये बच्चे सब पढ़ने वाले हैं यहाँ? सारे पढ़ने वाले हैं जी। तो 83 बच्चे अलग अलग स्कूल्स में या कॉलेजेस में कैसे पहुँचाया जाता है सर? जो जिस क्लास में पढ़ना चाहता है उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसको उसी क्लास में एडमिशन दिलाया जाता है। आने जाने की सुविधा, कोचिंग इंस्टीट्यूट की सुविधा, और जब ये कभी इंटरव्यू या लिखित परीक्षा ये नौकरी के लिए देने जाते हैं तो इनको पूरी सहूलियत दी जाती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 4 सालों में 30 से ज़्यादा बच्चे हमारे सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। और जो भी बच्चा नौकरी प्राप्त कर लेता है वो अपना घर बसाता है जाके, तो उसको प्राथमिक सहायता के तौर पे हम 11,000 रुपये उसको सहयोग राशि भी देते हैं। तो सर, अगर मेडिकल का क्या है, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, अचानक कुछ होता है, तो उसके बारे में भी कुछ ध्यान रखा गया? हमारे पास फर्स्ट एड किट हमारे आश्रम में अवेलेबल रहती है। उसके बिना हमारे पैनल पे 3-4 डॉक्टर्स हैं, उनमें विशेष तौर पे डॉक्टर MS गुप्ता, डॉक्टर सतीश गुप्ता, डॉक्टर चड्डा जी, और इसके साथ साथ श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी, इनका हमें पहले दिन से पूरा साथ है। अगर कोई भी बच्चे को कोई परेशानी हो जाती है, श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेक्टर 22 रोहिणी में जाओ, फ्री उपचार है हमारे बच्चों के लिए। कोई चार्जेस नहीं कोई होते? 1 रुपया भी हमारे से नहीं लेते हैं। और पूर्ण रूप से हमने बहुत इलाज करवाए हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है कभी हमारे को क्यू में नहीं लगाते, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमारा स्वागत करते हुए हमारा इलाज करते हैं फ्री में। जी साधुराम जी, एक बात बताएं कि ये जो इतनी व्यवस्था बताई अभी नरेश जी ने, इतनी व्यवस्था आप चला रहे हैं, इसमें जो फंड आता है वो कहाँ से आता है? देखिए, भगवान की असीम कृपा है। हमने 4 साल के अंदर कहीं हम कापी लेके नहीं गए। जो भी देने आता है ये देख करके ये पैसा जो है वास्तव में असली जगह लग रहा है, अपने आप ही लोग तत्पर होकर के दे। सरकार से कोई मदद नहीं, सरकार से कोई मदद हमने मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और न सरकार से हम कोई मदद ले रहे हैं। तो इसीलिए कोई पॉलिटिकल दखलंदाजी किसी पार्टी की आपके यहाँ नहीं होती? नहीं होती हमारे कोई दखलंदाजी किसी भी पार्टी की। जो भी पैसा है आपके ट्रस्टीज या दानदाताओं के जो भी सब डोनर का पैसा है यहाँ पर जी, और किसी का पैसा यहाँ पर नहीं है। हमारे साथ ये प्रेम मित्तल जी हैं जो इसके कोषाध्यक्ष जी हैं। सर बताएं, कुछ आपका बैंक बैलेंस भी है? ये तो चलो बताया कि दानदाताओं से खाना पीना कपड़ा सब चल रहा है, तो कुछ ऐसा भी है, मान लो कल कोई ना आए कहीं से दानदाता से पैसा, तो कुछ बैंक में है? बैलेंस है, काफ़ी FD भी करा रखी है हमने। 45 लाख रुपये हमारे पास बैंक में बैलेंस पड़ा है। और वो जो वैसे तो आ जाता है पैसा, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इमरजेंसी में जब जरूरत पड़े तो इसलिए रखा हुआ है। और आगे इसको एक्सटेंड करेंगे, उसमें भी जो उसके लिए सहयोग लोगों का मिल रहा है और जितना भी हो सके हम आगे भी बढ़ाएंगे और बच्चों को भी इसमें एडमिशन देंगे। नरेश जी, अभी मुझे पता लगा है कि आश्रम ने, मतलब संस्था ने आश्रम के लिए एक नई जगह ली है, उसके बारे में थोड़ा सा अपने ट्रस्टीज़ को और जो भी दानदाता हैं, जो भी इच्छुक लोग हैं इससे जुड़ने के, आप उनको बताएं कि क्या वो जगह का सिस्टम है, जगह ली गई है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं।
बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत अच्छा सवाल किया। हम पिछले 2 साल से प्रयासरत थे। हमारे आश्रम की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हमने एक प्लाट लेने का फैसला किया था, जो अब 2 साल के अथक प्रयासों के बाद हमारा सफल हो पाया है। हमारा प्रयास, हमने यहाँ से इस आश्रम से करीब 6 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर होगा दूर, एक बहुत ही बढ़िया 2281 वर्ग गज की एक भूमि का टुकड़ा लिया है, जो 100 मीटर चौड़े रोड के ऊपर उपस्थित है और बहुत ही वाजिब कीमत में, एक धर्मात्मा पुरुष ने बहुत ही वाजिब कीमत में हमारे को दिया है। और दानियों का और भगवान के सिम मजरी गांव है, मजरी गांव है और कराड़ा से पहले है मजरी गांव, दिल्ली में है और ये 100 मीटर चौड़े रोड के ऊपर है। इसकी चौड़ाई 50 फुट चौड़ी है, 415 फुट लंबा प्लाट है ये। और इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया हम अपने कंस्टिट्यूशन, हम अपने दानदाताओं और कार्यकारिणी के सदस्य और सभी ट्रस्टी और लाइव मेंबर्स के सहयोग से, उनके विचार विमर्श के बाद हमारा मन है वहाँ पर ब्लाइंड आश्रम, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम तथा एक भव्य मंदिर बनाने का हमारा वहाँ पर विचार है। अब जैसे हमारी एजीएम, जैसे हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हमें अनुमति देंगे, वैसे ही हम उसमें कार्य करेंगे। और बहुत बढ़िया वहाँ पर पार्क बनाया जाएगा बच्चों के खेलने कूदने के लिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी वहाँ रखी जाएंगी। एक ऐसा संस्थान बनाएंगे जो एक अजूबा होगा, दिल्ली में देखने लायक जगह होगी वो। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हम उसको, अपने विचारधारा को अमली जामा वहाँ पहना देंगे, क्योंकि दानवीर सेठ समाज सेवियों का हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे इस प्रोजेक्ट में भी दानवीर हमें बढ़ चढ़ के हमें आशीर्वाद दें। वो जो पेमेंट जो भी थी जिसमें ज़मीन खरीदी गई, वो सब पेमेंट हो चुकी? हाँ, सारी पेमेंट हो चुकी जी। हमारे पास फंड थे, हम रजिस्ट्री हो चुकी है प्रॉपर्टी की, उसका हमें कब्जा भी मिल चुका है। और हम अब अगली एजीएम 9 अक्टूबर को बुलाई गई है। 9 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे एजीएम हम अपने नए भूमि पूजन के प्लाट के ऊपर ही करेंगे। ऐसा हमारे पास अभी तक का प्रोग्राम है। और मैं सभी अपने ट्रस्टी बंधुओं, लाइव मेंबर, दानवीर सज्जनों, सभी से अपील करता हूं, 9 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे लोकेशन भेजूंगा मैं। गांव मजरी में हमारा प्लाट है, वहां जगह जगह हम बोर्ड लगाएंगे डायरेक्शंस के, सभा स्थल के। आप सब जरूर आए। तो एक और सवाल था, अभी केवल जो पुरुष जो सूरदास हैं उनके लिए है आपके यहाँ व्यवस्था, मेल? हाँ जी। क्या भविष्य में ऐसा भी है कि फीमेल जो होती हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था का ऐसा कोई प्लानिंग है? अभी किसी का विचार नहीं आया है। मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे कार्यकारिणी, एजीएम, ट्रस्टी बंधुगण, लाइव मेंबर बन जो सुझाव देंगे हमने वही करना है। हमने समाज सेवा के लिए आए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। जो आदेश दे दिया जाएगा वो पूरा कर दिया जाएगा। साधुराम जी, मतलब अभी बताया महामंत्री जी ने कि उसमें एक वृद्धाश्रम बनाएंगे, एक मंदिर बनाएंगे। नहीं, ये बनाएंगे नहीं बोले इन्होंने, मतलब बनने की प्लानिंग है, प्रपोजल, वही प्रपोजल मीन्स प्रपोजल, ऐसा एक प्लानिंग है, ऐसी एक परिकल्पना है कि ऐसा कुछ हो। अगर एजीएम में पास हो जाएगा जी तो हमें उम्मीद है वो सारा पूरा होगा। एजीएम के ऊपर सारा निर्भर करता है वो हमको क्या सुझाव हमारे मंजूर करती है, क्या नहीं। उसी के बाद आप कोई एस्टीमेट बनवाएंगे? उसी के बाद में ही हम सब कितना पैसा लगेगा, उसी के बाद में ही सारे फैसले लिए जाएंगे। उम्मीद है कि एजीएम हमारे सुझाव के अनुसार काम करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम पीछे हट जाएंगे। बात एजीएम पे छोड़ दी जाएगी, जो ट्रस्टी हैं, जो दानवीर हैं। बिल्कुल दानवीर तो हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें भरोसा है, हमारे पास दानवीर बहुत हैं। अगर हम नहीं भी मांगे तो बगैर मांगे मिलेगा, हमको ऐसी उम्मीद है। एक और सवाल, इतनी बड़ी व्यवस्था को आप चला रहे हैं, अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, वो मैंने सुना आप हॉस्पिटल में भी एक अहम पद पर हैं, पंजाबी बाग जो ये हॉस्पिटल है, रोहिणी जो हॉस्पिटल है, अग्रसेन हॉस्पिटल, इसके बावजूद भी आप यहाँ भी बखूबी काम कर रहे हैं। क्या आपकी और किस टाइप की कोई परेशानी आती है यहाँ इस व्यवस्था को चलाने में? देखो, प्रशासन से या कहीं और किसी चीज़ से? जीवन परेशानियों से ही गुजरता है। हमारे ऊपर परमात्मा की इतनी कृपा है, हम धर्म कर्म के काम ही इतने करते हैं।
ब्लाइंड बच्चों के लिए पूरा भरपूर समय देते हैं। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 22 का मैं पिछले 11 साल से पदाधिकारी हूँ। पहले 6 साल मैं उपाध्यक्ष था, अब पिछले 4 साल से कोषाध्यक्ष हूँ। बखूबी काम कर रहे हैं। मैं एक बात में विश्वास करता हूँ, नर सेवा नारायण सेवा। हम नर की सेवा करते हैं, नारायण की सेवा हो जाती है। आप कर रहे हैं बखूबी सब। तो नारायण हमारे को देखता है। तो परेशानी कोई आती हो? परेशानी आती है, चले जाती है। आती है। प्रशासन से कोई परेशानी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी और सरकारी अमले से? कोई सरकारी अमले से आज तक हमारे को कोई परेशानी नहीं आई। सरकार के पास कभी भी हमारे को मान लो साफ सफाई है, नाली बनवानी है और करना है, कभी कोई रिक्वेस्ट करते हैं, बखूबी वो काम हमारे आश्रम के नाम से ही बखूबी आगे बढ़ चढ़ के करते हैं हमारे काम। जी, एक और सवाल है अध्यक्ष जी। इस पढ़ाई के अलावा मुझे पता है कि इसमें कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है बच्चों को, गायन की, उनकी जो वो करते हैं हस्तकरघा, मैंने बुनाई या कोई इस तरह की। पर सभी बच्चों को गायन की सुविधा है, सभी सिंगिंग भी करते हैं और उन्होंने बाजा के साथ में सारा बहुत अच्छा गाते हैं बच्चे, और इनको कंप्यूटर भी सिखाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ बच्चा कब तक रह सकता है? मतलब जैसे वो 10वीं क्लास के लिए पढ़ने में आया या 8वीं 10वीं में आया, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, इसके बाद उसे कब तक आप अलाउ करते हैं रखना यहाँ पर? जब तक वो पढ़ना चाहे, जब तक वो पढ़ना चाहे हम तक उसको अनुमति दे देते हैं और उसकी ऐसी पढ़ाई करवाते हैं भगवान की दया से अच्छे स्कूलों में। तो फिर वो नौकरी लग जाती है या कहीं अपना काम करता है? बस हमारे आने के बाद में इस संस्था ने लगभग 30 बच्चे यहाँ से गवर्नमेंट में, बैंक में, रेलवे में और कई जगहों पर पद इनको मिला है और वे यहाँ मिलने आते हैं, बड़े खुश नज़र आते हैं। दानदाताओं की तरफ से क्या उनकी लगता है आपको अनुभव किस टाइप का? आपको घर घर जाना पड़ता है या आप कोई टेलीफोन कॉल करते हैं और लोग आपको पैसा दे जाते हैं? अभी तक तो ऐसा कोई हमारे पास, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे टेलीफोन करना पड़े। हमने यहाँ पीछे 5 बराबर में फ्लैट बनाए थे, बगैर मांगे ही देख देख करके लोग अपना नाम दे गए। वो फ्लैट भी इसी ब्लाइंड आश्रम के उसमें? बिल्कुल। वो किस पर्पज से बने थे? बच्चों के लिए। अच्छा। जगह थोड़ी थी जी। वो जो हमारा स्टाफ यूज़ कर रहा था वो स्टाफ को दे दिए गए और स्टाफ वाली जगह बच्चों को मिल गई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, अब हमने आई कैंप पिछले 3-4 महीने से शुरू किया है जी, कि जैसे बच्चे हमारे ये बगैर आंखों के अंधे हैं, आगे जो है इस किस्म की पोजीशन में आए कि बच्चे और ज़्यादा अंधे हों, हम उनको उनकी आँखों का इलाज करवाते हैं। अगर संभव हो तो किसी का ठीक हो जाए तो। हाँ, हमने अब तक इन 3-4 महीने के अंदर 100 हमने मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाए हैं और भगवान की दया से 100 के 100 सफल हुए। बहुत अच्छा। तो ये जो बच्चे आते हैं, एक बात जानना चाहेंगे और मैं आपके माध्यम से ट्रस्टियों को, दानवीरों को बताना चाहूँगा, क्या ये जन्मांध बच्चे हैं, जन्म से अंधे हैं, या किसी बीमारी वगैरह बीच में उस वजह से हुए हैं, या कोई सेमी ब्लाइंडनेस भी है जो ठीक होने की वैसी उम्मीद हो? पिछले साल एक डॉक्टरों का कैंप लगा था जिनमें कई डॉक्टर अच्छे बुलाए गए थे। उन्होंने कहा इनमें से अधिकांश तो जन्मांतर अंधे हैं और कुछों के बाद में भी हुआ है और कुछों के उन्होंने होप भी दी थी 2-3 बच्चे इनमें से ठीक हो सकते हैं, लेकिन 1 या 2 बच्चे थोड़े इससे सुधार में आए, ज़्यादा ठीक हम कामयाब नहीं हो उसके। इसके लिए हमें, लेकिन अगर डॉक्टर्स का जैसे रेगुलर चेकअप, आपने बहुत बढ़िया बात और अहम बात बताई, किसी की अगर गुंजाइश ये है कि उसकी आँख ठीक हो सकती है तो संस्था उसका इलाज कराएगी? बिल्कुल करवाएगी, करवाएगी नहीं, कोई भी पैसा लगे, बिल्कुल करवाएगी। और हम इसको एक किस्म का भगवान का उपहार मानेंगे उस बच्चे के लिए और संस्था के लिए भी मानेंगे। ऐसे बच्चे को अगर आंखें मिल जाए और इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। मेरे साथ यहाँ मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर विजय अग्रवाल जी भी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। कुछ बताएं, आश्रम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं दानदाताओं से, ट्रस्टियों से? दानदाताओं से यही विनती है कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो एक तरह का प्रभु का काम है, ये आम आदमी का काम नहीं हो पा रहा। इसमें सभी को बढ़ चढ़कर जितनी शक्ति है, जिस प्रकार से भी, तन से, मन से, धन से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो है सरकार के माध्यम से कोई काम नहीं कर रहे। बहुत अच्छा। हम समाज के माध्यम से ही से सारा काम कर रहे हैं और भविष्य में भी
हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे साथ समाज जुड़े, हमारे यहाँ आकर देखे, अपने हाथ से खुद सर्विस करे, खुद सोचे समझे, तो हमारे साथ जुड़े। बहुत बड़ी एक और बात याद आई इनके कहने से, बस आखिरी है, बहुत देर आपको मैंने ले ली। जो बच्चों का भोजन की आपने बताई थी कि 4-5 टाइम नाश्ता, 2 टाइम सुबह शाम का खाना होगा, 3 बजे 4 बजे की चाय, रात का दूध या जो भी। अगर कोई दानदाता या अगर कोई श्रद्धालु ये चाहे कि मैं अपने आश्रम में आके अपने आपके बच्चों को खाना वाना खिलवाऊँ, तो उसकी क्या व्यवस्था होती है, किस ढंग से कराते हैं? बहुत सुंदर सवाल किया आपने शर्मा जी। देखिए, हमारे यहाँ 4 टाइम का भोजन कराने की दानदाताओं को हम ऑफ़र देते हैं। अगर कोई भी हमारे सभी बच्चों को ब्रेकफास्ट नाश्ता कराता है जो सुबह 7:30 बजे होता है, उसकी राशि हम दान पूर्वक 3100 रुपये लेते हैं। वो 3100 रुपये में हमारी किचन में नाश्ता बनेगा। नाश्ते का डेली मेनू हमारा अलग अलग होता है। आज अगर पूरी छोले दिए गए हैं तो कल खिचड़ी दी जाएगी, परसों अगर पराठे दिए जाते हैं तो अगले दिन दलिया दिया जाएगा। फिर उसके बाद फिर लंच देते हैं 1 बजे, और 4 बजे हम राशि क्या रखी गई है? लंच की 41, लंच और डिनर की राशि है 4100 रुपये। इसमें सादा भोजन होता है? सादा भोजन होता है जी, दाल चावल रोटी सब्जी, और जितना चाहें उतना ले, अचार सलाद साथ में रहता है, और हफ्ते में 2 बार हम ये मीठा देते हैं, और हफ्ते में करीब 3 बार इनको फ्रूट देते हैं, और हफ्ते में 2 बार दही या रायता दिया जाता है। और इसके बिना हमारे दानदाता इतने आते हैं, कोई चिप्स दे के जाता है, कोई फ्रूटी के पैकेट दे के जाता है, कोई जूस के पैकेट दे के जाता है, सर्दियों के टाइम में कपड़े दे के जाता है। जो शाम की जो चाय है उसका भी कोई धनराशि? हाँ बिल्कुल, उसके 2100 रुपये लेते हैं, जिसमें चाय के साथ हम बच्चों को कोई एक आइटम देते हैं, जैसे पोहा दे दिया, ब्रेड पकौड़ा दे दिया, मिक्स पकौड़ा दे दिया, समोसा दे दिया, कचौरी दे दी, सैंडविच दे दिया। जो जिस तरह से बच्चे डिमांड करते हैं उस हिसाब से इनको सर्विस दे दी जाती है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो इसमें इसके साथ ही मैं आपको एक और सूचना दूं, पिछले 4 महीने से हम हर महीने एक आई कैंप लगाते हैं, जिसमें आज तक 2100 से ज़्यादा मरीजों का हमने चेकअप कर लिया। जो दिस इज फॉर जनरल पब्लिक, यही लगता है। और 15 आदमी का हमारा स्टाफ होता है, जो पब्लिक को एक कैंप में करीब 100 से ज़्यादा मरीज आते हैं, जिनकी आंखें चेक करके जिसको चश्मा चाहिए उसको चश्मा फ्री में दिया जाता है, जिसको दवाई ज़रूरत है उसको दवाई फ्री में दी जाती है, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है आँखों के ऑपरेशन की, आँखों का ऑपरेशन भी हम फ्री करवाते हैं। और अभी तक 100 से ज़्यादा मरीजों का हम ऑपरेशन करा चुके हैं, 2100 ज़्यादा मरीजों को दवाई दे चुके हैं, 700 से ज़्यादा मरीजों को हम चश्मे दे चुके हैं। इसके बिना एक अभी हमने लेंस कार्ड के सहयोग से एक रोज़ाना आँखों का नेत्र जांच केंद्र खोला गया है, जिसमें सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हर जनरल पब्लिक का फ्री आई टेस्टिंग होती है। और आई टेस्टिंग होने के बाद अगर वो चश्मा लेने योग्य है तो उसको जिस नंबर का चश्मा चाहिए बाकायदा 100% फ्री दिया जाता है। और ये भी चश्मे हम 250 से ज़्यादा दे चुके हैं, और ये केंद्र खोले हमें सिर्फ 1.5 महीना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और एक और एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ हैं। सर, कोई अपील आप दानदाताओं से करना चाहेंगे? अपील क्या हो तो जरूरत पड़ती है धन की, तो हाँ, जिसमें जो है हमारे से होगी, सभी तत्पर रहते हैं ध्यान देने के लिए। थैंक यू। तो सुना मित्रों आपने, ये एक दिव्य ज्योति निवास है, इसका नाम दिव्य है, और मैं कहूँगा ये एक अनूठा अपने आप में एक आश्रम है, जहाँ नेत्रहीन बच्चे रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो संस्थापक, जो मैं कहूँगा जो संचालक हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री और पूरी कार्यकारिणी है, और इन जो दानदाता हैं या जो ट्रस्टी हैं, उन सब का प्रयास है कि किसी की आँखें खराब ना हो, जिनकी खराब हैं वो ठीक हो जाएं। इसी प्रयास में लगे हुए हैं। अभी महामंत्री ने बताया कि इन्होंने रेगुलर एक कैंप लगा दिया है, जिसमें फ्री इलाज करते हैं, चश्मे देते हैं, और फ्री आई कैंप में आंखों की नित्य जांच होती है।
और सबसे बड़ी बात है कि इस संस्था को चलाने के लिए कोई भी एक पैसा भी सरकार से नहीं लिया जाता, सारा पैसा दानदाता अपनी मर्जी से आके देते हैं। जैसा अध्यक्ष साधुराम गोयल जी ने बताया कि इनको घर घर जाने की या टेलीफोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आते हैं, काम देखते हैं, उनको तसल्ली होती है, उनको भरोसा होता है कि उनका जो पैसा है वो सही जगह लग रहा है, सही कल्याण के काम के लगा हुआ है, इसलिए वो खुद पैसा देते हैं। और इतना पैसा है कि बैंक में आज बैलेंस भी है और समुचित भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बिजली पानी सब कुछ यहाँ प्रॉपर चल रहा है। मैं साधुवाद देता हूँ यहाँ की इस कार्यकारिणी को और उन तमाम दानदाताओं को, तमाम व्यवस्थापकों को और जो इसमें काम कर रहे हैं। सर हाँ, एक और सवाल था कि कितने लोग यहाँ स्टाफ आपका काम कर रहा है? यहाँ बहुत बढ़िया सवाल किया शर्मा जी। मुझे भूल हो गई थी, पहले मुझे खुद बताना चाहिए था। हमारे यहाँ बहुत ही कुशल मैनेजर श्री ओम प्रकाश, ये तो शायद जब ये संस्था बनी तब से ही है, मैं भी जानता हूँ। तभी से ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था देख रहे हैं। पिछले 20 साल 22 साल से बहुत ही अच्छा कार्य इनके देख रेख में, बड़े ही मृदभाषी समझदार है। और वो उनके साथ 2 असिस्टेंट है, जितेंद्र है, ब्रजेश है, और अंदर किचन में 4 आदमी का स्टाफ है। नाई अलग से बुलाया जाता है और ये स्वीपिंग वाले अलग स्टाफ है। मतलब कुल मिला के 12-13 लोग हैं, पार्ट टाइम आते हैं, काम करते हैं, जाते हैं, सब खुश हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात, जितना भी हमारे पास स्टाफ है ना, सब खुश, दान देने वाले भी खुश, बहुत अच्छी बात। पॉलिटिशियन भी हमारे ऊपर बड़ा खुश हैं। इसीलिए मैं कह रहा था मित्रों कि इसमें निस्वार्थ भाव से जो काम हो रहा है, इसमें वाकई हर आदमी साधुवाद का पात्र है। और संयोग देखिए कि जहाँ मैं साधुवाद दे रहा हूँ तमाम दानदाताओं को, तमाम जो ट्रस्टी हैं, तमाम जो लाइफ मेंबर्स हैं और तमाम वो कार्यकर्ता, वो जो कर्मचारी जो यहाँ लगे हुए हैं, जैसा बताया राम प्रकाश जी और उनके साथी, वाकई मैं भी, क्योंकि संस्था से जुड़ने का मेरा भी सौभाग्य है। और एक संयोग ये है कि सबको साधुवाद के साथ साथ इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम भी साधुराम गोयल है। तो ये एक संयोग है, ये ईश्वरीय कल्पना है। और आप देखिए कितना बढ़िया ढंग से काम हो रहा है। मैं अगली कड़ी में आपको इस आश्रम की डिटेल में आपको इंस्पेक्शन करूंगा और आपको बताऊंगा कहाँ किचन है, कहाँ बच्चे सोते हैं, किस तरह वो पढ़ते हैं, किस तरह उनको जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, कंप्यूटर दिए गए हैं, जो इस तरह की उनकी जो मशीन्स हैं, ब्रेल मशीन्स हैं, वो दी गई हैं। मैं अगली कड़ी में आपको उससे भी परिचय कराऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरह की संस्थाओं से मैं समझता हूँ समाज का, सही समाज का निर्माण होता है। और तमाम लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। कृपया इसी तरह लगे रहें, समाज कल्याण का काम करते रहें। ईश्वर आपको देख रहा है, भले ही वो बच्चे ना देख पा रहे हों जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने उन बच्चों को बनाया, जिन्होंने हमको बनाया, आपको बनाया, वो परमात्मा देख रहा है। और बस उसकी नज़र पड़ती रहे, उसकी नज़र सीधी रहे, तो इसी तरह के काम और बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूँगा इस नए आयाम के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।